हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एच.सी. वर्मा वर्क एंड एनर्जी क्वेश्चन नंबर 36 और 37। तो क्वेश्चन नंबर 36 shows a particle sliding on a frictionless track which terminates in a straight horizontal section if the particle starts slipping from the point A. How far away from the track will the particle hit the ground? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? सबसे पहले ये ब्लॉक ए है जिसका मास m है और 1 मीटर हाइट पर रखा हुआ है। अब ये स्लाइड होकर के ये इस ट्रैक पर अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम इसके अकॉर्डिंग ये गिर करके यहां से आते हुए ये एंड तक आकर के डी अटैच हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि ये कितने डिस्टेंस पर गिरेगा, ग्राउंड के कितने डिस्टेंस पर ये गिरेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जब ये फिसलेगा, स्लीप होगा, तो ये अपनी एनर्जी दो पार्ट में खर्च करेगा। कौन कौन से? एक तो इसको नीचे से ऊपर वापस चढ़ने के लिए और उसके बाद फिर मोशन में आने के लिए, यहां तक का यानी आपकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दो पार्ट में खर्च होगी। ये वाली पार्ट mgh और ये mg स्मॉल h प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो ये वाली एनर्जी दो पार्ट में खर्च हो गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेरिवेशन से v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो mgh इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, mg स्मॉल h इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहां से mg कॉमन ले लेते हैं, h माइनस स्मॉल h इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m से m कैंसल, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 1 और स्मॉल h की वैल्यू 0.5 इंटू 2 इक्वल टू v स्क्वायर। 9.8 1 में से 0.5 मतलब वापस से 0.5 हो गया, फिर 2 इक्वल टू v स्क्वायर। अब हम अननोन वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड लिखना चाहिए, तो v स्क्वायर, तो ये 0.5 इंटू 2 मीन्स 1 और ये आपका 9.8, v इक्वल टू रूट 9.8। अब एक बात सभी के दिमाग में रहती है कि कब हमें 9.8 रखना है, कब 10 रखना है, कब 9.8 रखना है। ये क्वेश्चन आपके हमेशा दिमाग में रहते हैं। तो उसके लिए एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, अगर स्क्वायर और रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली 9.8 रखिए, क्योंकि 9.8 2 इंटू 9.8 ये आपको पता है 4.9 का डबल होता है। तो 4.9 का रूट निकालना आसान है। तो इसीलिए, और हमेशा ध्यान रखिए, कैलकुलेशन की एक ट्रिक है, कैलकुलेशन को शुरू से अलग अलग पार्ट में करने के बजाय सबको समेटते हुए आखिरी तक ले जाना चाहिए, क्योंकि टाइम आपका वहां पर भी खर्च होगा, टाइम वहां पर भी खर्च होगा। तो टाइम बचाना है तो कुछ वैल्यूज को वैसे की वैसे ले चलना चाहिए। तो हम इसको आगे तक ले चलते हैं। देखिए, आपको ये ट्रिक बाद में बहुत काम आने वाली है। तो हमने v की वैल्यू निकाली। अब अपना पास क्या होता है, हमें क्या निकालना कि जो डीअटैच हुआ, इससे डिटेच्ड हुआ, तो ये कितने डिस्टेंस पे डिटेच्ड हुआ। तो हमें क्या करना है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक होती है आपकी वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। मतलब जब ग्राउंड से व्हेन वी हैव टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, तब उसके लिए आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट अलग है। और अब ड्रॉप करते हैं या जैसे फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं, तब वो इस प्रकार से गिरता है, तो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट होती है t इक्वल टू 2h/g। तो अपने पास स्पीड ऑलरेडी है और टाइम ऑफ फ्लाइट 2h/g, ये हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट है। और इसमें हमने रूट 9.8 लिख दिया। ये h कितना है 0.5 और ये g 9.8। तो देखिए दोनों रूट में है, ये 9.8, ये 0.5 का डबल कितना होता है 1, और ये 9.8 ये कैंसल आउट हो गया, s इक्वल टू 1 मीटर। तो देखिए बेनिफिट मिला ना, अपने को बेनिफिट मिला रूट 9.8 का। तो ऐसे ही आप लोगों को कैलकुलेशन जो है छोटे छोटे हिस्से में करने के बजाय एक साथ करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। A block weighing 10 Newton travels down a smooth curved track AB joined to a rough horizontal surface. The rough surface has a friction coefficient 0.20 with the block.
If the block starts slipping on the track from a point 1 meter above the horizontal surface, how far will it move on the rough surface? चलिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि ए पोजीशन और बी पोजीशन तक आपका जो पाथ है वो स्मूथ है। आफ्टर बी ये पाथ रफ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस स्मूथ पर आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब इसके बाद जो एनर्जी बचती है उसकी वजह से फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क होता है और बॉडी का मूवमेंट आगे की तरफ होता है। तो हमें ये बताना है कि कितने डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चाहो तो आप काइनेटिक एनर्जी ले लो, चाहे तो आप पोटेंशियल एनर्जी ले लो, क्योंकि वो दोनों ही बराबर है। और जो ये एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी, वर्क में होगी। तो हमको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम कि आपका जो वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में से एक कोई सी भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो वो जो एनर्जी है वर्क डन में खर्च होगी। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में ये है आपका नॉर्मल फोर्स, ये बॉडी का वेट mg नीचे की तरफ, ये आपका F और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो अब यहां पर फ्रिक्शन आपका ये जो फोर्स है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है ये किसके बराबर है, अभी बैलेंस की कंडीशन में लिख लेते हो, ये Fs के बराबर है। तो आपका जो वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये जो आपका वर्क है वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं हम यहां पर ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो दोनों बराबर है। हमारी पोटेंशियल एनर्जी इस वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपका जो एफ है, एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस, क्योंकि वो बैलेंस करेगा और डिस्टेंस अपने को निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी मतलब आपका mgh, एच आपका 1 मीटर गिवन है। और एफ एस को क्या लिख सकते हैं हम, एफ एस होता है म्यू एम जी, ये एफ एस की वैल्यू है म्यू एम जी, और ये आपका एस, हमने इसको एस ले लिया। चलिए, तो एम जी से एम जी कैंसल, एच की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, और आपका म्यू 0.2, और ये आपका हुआ एस। तो 1/0.2 इक्वल टू ये एस, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 2 2 5 10, तो एस इक्वल टू 5 मीटर, यानी 5 मीटर के आगे ट्रेवल करेगा। आई होप सो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।